हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर 2023 की जो एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए आपको ये जो कोर्सेस हम अवेलेबल करवाने वाले हैं वो एक बहुत ही ऑफर प्राइस पर मिलने वाला है, जिसकी प्राइस आप देख पा रहे हैं कि 1499 वाली जो प्राइस है वो आपको मिलने वाली है 699। लेकिन इसके लिए जो शुरुआती 100 स्टूडेंट थे, सिर्फ उन्हीं को ये डिस्काउंट प्राइस मिल पाएगा। तो सभी जल्दी से जल्दी क्या करिए कि गूगल प्ले स्टोर से जाकर एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट का ऐप्स डाउनलोड करिए और यहाँ से ये ऐप्स पर जाकर कोर्स को परचेस कर लीजिए। मैं जय सर, मैं आपको इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम आज की क्लास चालू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पोषण। क्या रहेगा? पोषण। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, और पोषण की कमी या अधिकता से कौन सी समस्याएं हो सकती है, या पोषण की कमी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं, वो सब कुछ हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तो यहाँ पर पोषण जो है वो जीवों की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण एवं सभी जैविक क्रियाओं के प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के अधिग्रहण को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अधिग्रहण का मतलब होता है कि उसको शरीर के माध्यम से ग्रहण करना। अब क्या होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं, शरीर उस भोजन को नहीं जानता। शरीर क्या जानता है कि उससे जो अवयव मिलने वाले हैं, कौन से अवयव? तो ये जो अवयव है मुख्य रूप से 6 प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन। ये ही अवयव को शरीर समझता है। चाहे हम जो भी भोजन करें, लेकिन शरीर उनको किस रूप में समझता है? तो ये 6 अवयव को के रूप में समझता है। तो हमारे शरीर ये 6 अवयव के रूप में जब इनको अधिग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोषण कहते हैं। यदि ये पोषण शरीर को सही मात्रा में मिल पाएगा तो शरीर के अंदर की सभी जैविक क्रियाएं जो है वो सही रूप से चलेगी, या शरीर की वृद्धि, विकास सही संचारू रूप से रहेगा। लेकिन यदि यही पोषण शरीर को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा तो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सामने आती है। तो हम समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है पोषण। इसके अंदर यदि हम बात करें तो किन चीजों से हमें ये पोषण प्राप्त होता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं पोषक पदार्थ। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। इनके माध्यम से ही पूरे शरीर का क्या होता है? संचालन भी होता है और संपादन भी होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। न्यूट्रिएंट्स जो है इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है उसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? तो संतुलित आहार के लिए ये आवश्यक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा जो है वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। दूसरा क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित जीवों के लिए पोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पोषण का कार्य करते हैं। इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसके अंदर जो हमने भोजन के 7 अवयव की अभी बात करी थी, उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होता है, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं ये जटिल होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इन्हें रखा गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। तो इसके अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे कार्बोहाइड्रेट, इसके अंतर्गत आएंगे वसा, और इसके अंतर्गत आएंगे प्रोटीन। डिटेल में हम आगे वाली क्लास में हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता या कमी से क्या हो सकता है शरीर में, प्रोटीन क्या होते हैं, ये शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और फिर हम समझेंगे कि वसा क्या होती है और वसा क्यों जरूरी है शरीर के लिए, या इसकी अधिकता या कमी से कौन से रोग होते हैं। तो डिटेल में हम आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिटेल क्लासेस इसके ऊपर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड हम बात करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सूक्ष्म रूप से शरीर में आवश्यक होते हैं।
तो वे तत्व जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी इनका महत्व शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण होता है। भले ही ये मात्रा में कम चाहिए, लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं, तो इनका शरीर के अंदर पाचन नहीं होता है। पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, केवल इन्हीं का शरीर के अंदर पाचन होता है। बाकी जो विटामिन, खनिज, लवण होते हैं इनका शरीर के अंदर पाचन नहीं होता, लेकिन ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कि विटामिन हुए, खनिज लवण हुए, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, जिंक, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सभी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के उदाहरण है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो अभी हमने बात करी, जिसके अंदर खनिज लवण एवं विटामिन आते हैं, इनके कार्य क्या है, तो ये क्या करते हैं, तो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जो भी हम कार्य करते हैं उन सब के लिए क्या है, आवश्यक है। तीसरा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चौथा जो है वो है प्रजनन तंत्र के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसको हम आने वाली डिटेल क्लास में जब हम एक एक टॉपिक को देखेंगे डिटेल में, तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा आहार है या जिसको लेने से शरीर की सभी जैविक क्रियाएं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास संतुलित रूप से हो, तो ऐसे आहार को जो बोला जाता है वो बोला जाता है संतुलित आहार। संतुलित आहार को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार क्या होता है, तो भोज्य पदार्थों के लिए सभी अवयव, कौन से अवयव, जिसकी अभी हमने बात करी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन। तो भोज्य पदार्थों के सभी अवयव जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता तथा कार्य शक्ति क्षमता को बनाए रखने तथा उसमें अभिव्यक्ति हेतु आवश्यक है, इसको क्या कहते हैं, तो संतुलित आहार करते हैं। मतलब ऐसा आहार जिसके अंदर ये भोजन के सभी तत्व शामिल हो, तो ऐसे आहार को क्या किया जाता है, कहा जाता है, इसको संतुलित आहार कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। यदि इनमें से किसी की कमी रहेगी तो शरीर के अंदर उसकी कमी होने के कारण ये किसी न किसी रोग के रूप में हमारे सामने आती है। तो संतुलित आहार क्या होता है, तो भोजन के सभी अवयव जिस आहार के अंदर शामिल होते हैं, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारे सामने कुपोषण क्या होता है। तो जब संतुलित आहार जो हमें शरीर को चाहिए, यदि वो प्रॉपर मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो इससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो शरीर के अंदर संतुलित आहार की कमी ही क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पोषक पदार्थ का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि शरीर में वृद्धि भी चाहिए, शरीर के अंदर जो है जैविक क्रियाएं भी होती है और शरीर के अंदर ऊर्जा भी चाहिए। तो जो भी पोषक पदार्थ है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तो ऊर्जा जो शरीर के अंदर हमें मिलती है वो मुख्य रूप से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के माध्यम से मिलती है। शरीर की 90% तक की जरूरत जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट व वसा के माध्यम से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट व वसा जो है ये शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य क्या है, खाद्य पदार्थ है। दूसरे हम बात करते हैं शरीर के निर्माण करने वाले, मतलब वृद्धि एवं विकास के लिए कौन से खाद्य पदार्थ आवश्यक है, तो इसके अंतर्गत आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो आहार है उसमें प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे उनकी शरीर की ग्रोथ सही रूप से हो सके। नेक्स्ट जो है उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करने वाले खाद्य पदार्थ। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, तो जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन जो है शरीर के अंदर उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है तथा स्वांगीकरण के द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का यूज हम अपने कार्य करने के लिए करते हैं। तो सही प्रकार से पाचन, अवशोषण एवं ऊर्जा का उत्पादन कर पाना वो
जिसके अंतर्गत होता है तो वहां पर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है। उन रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो जरूरत होती है वो खनिज, लवण एवं विटामिन की होती है। तो जो भोजन के अवयव है उनको 3 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहली कैटेगरी थी जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट एवं वसा देखा, इसका कार्य क्या है, तो ये शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने ये देखी कि शरीर का निर्माण करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रोटीन शामिल है। तथा तीसरी कैटेगरी हमने ये देखी कि उपापचयी क्रियाएं जो होती है उसको नियंत्रण करने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसमें आते हैं, तो खनिज, लवण एवं विटामिन आते हैं। अब हम देखते हैं कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो जो भोजन के मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल। ये जो है ये मुख्य प्रकार है जिसको शरीर ग्रहण करता है। हम चाहे जिस भी रूप में भोजन को ले, लेकिन शरीर इनको किस रूप में ग्रहण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल के रूप में। इनका एक संतुलित मात्रा होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि प्रोटीन कितना शरीर के लिए जरूरी है, तो प्रोटीन जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति किलोग्राम जिसका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वजन है यदि वो 50 किलो है तो प्रतिदिन उनको जो प्रोटीन की मात्रा लेना चाहिए वो कितनी लेना चाहिए, तो 50 ग्राम मात्रा लेना चाहिए। तो प्रति केजी, प्रति ग्राम हमको क्या चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता। यदि ये प्रोटीन हमारे भोजन में शामिल है तो हमारे शरीर का जो निर्माण होगा वो सही संतुलित रूप से होगा। यदि इस प्रोटीन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं इसका कमी होने के कारण क्या होता है कि शरीर में कमी होने के कारण आने वाले समय में ये कोई ना कोई बीमारी का रूप ले सकते हैं, तथा शरीर की क्या होता है कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है इससे कारण। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी बाइक है, यदि उसको चलाने के लिए जिस प्रकार से पेट्रोल की आवश्यकता होती है और उसके अंदरूनी पार्ट जो होते हैं जो कि इंजन है वगैरह चलाने के लिए उसमें ऑयल डलता है, तो हमें पेट्रोल तो दिख जाता है कि इसके अंदर पेट्रोल है या नहीं है, लेकिन ऑयल जो होता है उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर ऑयल प्रॉपर है या नहीं है, उसको डलवाना पड़ता है, उसको सर्विसिंग पे ले जाना पड़ता है। वैसे ही हमारा शरीर भी है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है इनकी तो हमें भूख लगती है, हम भोजन के रूप में इनको ग्रहण कर लेते हैं, ये भोजन के रूप में आसानी से हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से भोजन से नहीं मिलते, ये हमको शरीर को देने पड़ते हैं। शरीर क्या करता है, शरीर इनकी भूख नहीं लगती, हमें इनको देना पड़ेगा शरीर को। शरीर नहीं मांगेगा कि आज हमको एप्पल खाना है या बनाना खाना है या संतरा खाना है या मौसम्बी खाना, ये हमको जरूरत के हिसाब से शरीर को देने पड़ेंगे। लेकिन वही हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारी इच्छा होती है कि हम रोटी खाना चाहते हैं, हम चावल खाना चाहते हैं, तो शरीर जो मांगता है वो क्या मांगता है, कार्बोहाइड्रेट को मांगता है। लेकिन खनिज, लवण, विटामिन जो होते हैं ये शरीर को हमको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें अपनी शरीर के हिसाब से भोजन का चयन करना चाहिए एवं हमारे आहार में ऐसे भोज्य पदार्थ होने चाहिए जिससे कि हमें ये भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल संपूर्ण मात्रा में मिल सके, जिससे कि क्या हो कि हमारे शरीर में इनकी कमी न होना पाए। तो आज की ये जो डेमो क्लास थी, ये डेमो क्लास में जो है ये आज हम यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं और आने वाले समय में हम आपको जो है इसके डिटेल वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग माध्यम से अवेलेबल है, चाहे हम यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या चाहे टेलीग्राम, आप किसी भी माध्यम से हमें या सभी माध्यम से हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ में बने रहिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।